हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी की वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि केवीएस की जो वैकेंसीज आती है उसमें पीआरटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो उस पीआरटी की वैकेंसी को भर सकते हैं, है ना। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया मांगा जाता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी उसके लिए मांगा जाता है। इसके अलावा एज में क्या रिलैक्सेशन दिया जाता है ना। इसके अलावा संपूर्ण सिलेबस जो उसका कंप्लीट सिलेबस होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहने का ये मतलब है कि इस वीडियो में हम केवीएस के पीआरटी की वैकेंसी के बारे में हर चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स केवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको केवीएस पीआरटी से रिलेटेड आपकी सारी शंकाएं और जो भी जिज्ञासाएं होंगी और इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो सभी आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये केवीएस की ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है। कब की एडवर्टीजमेंट है? ये है 2018 की, है ना। तो जो लास्ट बार केवीएस की वैकेंसी आई थी ये उसकी ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें डेट लिखा हुआ है 24/8/2018, है ना। तो ये ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है। तो जो भी जानकारियाँ मैं आपको यहाँ पर से देने वाला हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, जो बिल्कुल ऑफिशियल है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। हम आज के इस वीडियो में सिर्फ पीआरटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं पीआरटी से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ पर से अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कितने पोस्ट यहाँ पर 2018 में आए हुए थे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर से आप इसका अवलोकन खुद कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीआरटी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो प्राइमरी टीचर एंड प्राइमरी टीचर म्यूजिक के बारे में दिया गया है ना। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ प्ले लेवल 6 दिया गया है और उसके बाद इसमें कितनी उसकी सैलरी बनेगी पीआरटी टीचर की। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, ठीक है। 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक इसका पे ग्रेड है ना। तो अब यहाँ पर एज लिमिट हम लोग देख लेते हैं कि एज लिमिट इसकी क्या है। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एक नॉर्मल कैंडिडेट है, जो एक जनरल कैंडिडेट है, उसके लिए यहाँ पर एज लिमिट 30 साल बताई गई है, 30 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर डेट भी दिया गया है, ये उस 2018 की वैकेंसी की स्थिति में है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो उम्र की सीमा जो बताई गई है वो यहाँ पर 30 साल है, यानी कि अपर एज लिमिट 30 साल है। जो भी 30 साल के कैंडिडेट हैं वो इसमें क्या कहते हैं कि ये वैकेंसी पीआरटी की वैकेंसी भर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ छूट रहती है, कुछ उम्र की सीमा उन्हें प्रदान की जाती है। तो चलिए इसके बाद हम एज रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पर जानकारी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का सेक्शन दिया हुआ है। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी को कितना कितना एज में रिलैक्सेशन प्रदान किया गया है केवीएस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिया हुआ है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी कि एसटी और एससी के लिए जो है यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ईयर यहाँ पर दिया गया है, यानी कि एसटी और एससी को यहाँ 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो 30 साल की समय सीमा रखी गई है उनका उम्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसटी एससी के स्टूडेंट हैं वो अपना +5 कर लेंगे, तो उनकी जो उम्र की सीमा है वो अपर एज लिमिट जो है वो 35 हो जाती है। अब सेकेंड में दिया हुआ है यहाँ पर ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो जो ओबीसीज हैं उनको 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि उनका 30 + 3 उनका टोटल हो जाएगा 33 ईयर्स, यानी कि 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी को पीआरटी के लिए भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है वुमेन के लिए, ठीक है। वुमेन ऑल कैटेगरीज, तो जितने भी वुमेन हैं फीमेल कैटेगरी के हैं वो सभी कैटेगरी, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी या फिर जनरल ही क्यों ना हो, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। यानी कि जो नॉर्मल एज लिमिट है वो 30 है और उसके साथ आप 10 साल यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 40 हो जाएगी, यानी कि 40 साल तक की जो महिलाएं हैं वो पीआरटी केवीएस की वैकेंसी यहाँ पर भर सकते हैं।
यहाँ पर कुछ और भी कैटेगरीज दी हुई है, जैसे कि KVS एम्प्लॉयज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वाले, है ना। तो ज़्यादातर लोग के लिए ये काम की नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और काम की है जो PWD वाले हैं, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इंक्लूडिंग वोमेन, यानी चाहे वो मेन है या वोमेन है, तो उनके लिए क्या क्या रिलैक्सेशन है। अगर वो SC या ST से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पर 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। 15 साल का रिलैक्सेशन कहने का मतलब है कि जो 30 जो जनरल लिमिट है 30 + 15, तो आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 45 हो जाएगी। यानी कि जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है वो 45 एज लिमिट तक PRT की वैकेंसी भर सकते हैं, ST SC वाले, ठीक ना, जो SC या फिर ST के हैं। अब OBC के जो हैं उनकी एज लिमिट क्या दी गई है, उनको 13 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो उनकी 30 + 13, तो उनकी हो जाएगी 43 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर भर सकते हैं। अब है जनरल, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी जो PWD वाले हैं वो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उनके लिए 30 + 40, माफ़ कीजिएगा, उनके लिए 30 + 10, तो उनके लिए एज लिमिट हो जाएगी 40 ईयर्स, ठीक है। तो 40 साल तक के जो जनरल कैटेगरी के डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर वैकेंसी भर सकते हैं। तो आई होप कि एज रिलैक्सेशन के बारे में हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, उसका आंसर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है PRT के लिए जो सैलरी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है और जो अपर एज लिमिट दिया गया उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस के, यानी कि किन किन क्वालिफ़िकेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पर PRT KVS का वैकेंसी भर सकते हैं। तो यहाँ पर PRT के लिए क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वॉट एवर नेम नोन, यानी कि इसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, आपको सीनियर सेकेंडरी किया होना ज़रूरी है, और वो भी 50% मार्क्स के साथ। यानी कि आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट सीनियर सेकेंडरी में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको एलिमेंट्री DLED होना चाहिए, ठीक है, DLED होना चाहिए, यानी कि आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं के बाद आपको कोई भी 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पर, चाहे वो DLED हो चाहे BLED हो, है ना, या फिर 2 साल के कोई भी एजुकेशन में आपको डिप्लोमा यहाँ पर होना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपको 12th में कितने आपके 50% मार्क्स आपके होने अनिवार्य हैं, तभी आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। अगर आप 12 बेस से भरना चाहते हैं या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, ये जो DLED BLED या फिर अगर आपने 2 साल का कोई भी एजुकेशन यहाँ पर किया हुआ है और आप 12 बेस पर भरना चाहते हैं, तो आपको 12th में अपने 50% मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपका 50% मार्क्स से कम है, यानी कि अगर 49% है या फिर इससे भी माइनस में अगर आपका है, यानी 48 या 47 है, तो माफ़ कीजिएगा, आप इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन और बनता है कि अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे अपना वैकेंसी डालना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे अपनी वैकेंसी भरना चाहते हैं और आपने क्या किया हुआ है, आपने B.Ed किया हुआ है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस आप B.Ed आप किए हुए हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स देखे जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके मार्क्स, आप अगर ग्रेजुएशन बेस पर भरना चाहते हैं तो 12th के मार्क्स आपके नहीं देखे जाएंगे, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे, और ग्रेजुएशन में भी एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, तभी आप प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी भर पाएंगे। लेकिन अगर आपके 12th में भी कम है और आपके ग्रेजुएशन में भी अगर 50% से कम है, तो सॉरी, आप इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट का जो है परसेंटेज 50 से ऊपर है वो आराम से इसको भर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ग्रेजुएशन प्लस B.Ed यहाँ पर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है ना। इसके अलावा आपको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि CTET का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका लेवल 1 का क्लियर होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? लेवल 1 का क्लियर होना चाहिए। जो पहली से 5वीं वाला जो होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए PRT के लिए, तभी आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे कि प्रोफिशिएंसी टू टीच
थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। फिर इसके अलावा नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बदौलत आप अपना पीआरटी का वैकेंसी भर सकते हैं। तो अगर आप इस क्राइटेरिया पर खरे नहीं उतरते हैं तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं अपने असली मुद्दे पर, यानी कि जो प्राइमरी टीचर है उसके सिलेबस के ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस के बारे में ही जानकारी चाहिए होती है और सिलेबस के बारे में ही जानकारी सबसे महत्वपूर्ण वो समझते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है और कौन कौन से विषय इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है टेस्ट ड्यूरेशन, ठीक है। तो कितने समय का आपका प्रश्न पत्र होगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर 150 मिनट का होगा, ठीक है। 150 यानी कि 150 मिनट का होगा, 2.5 घंटे का ये प्रश्न पत्र आपका रहेगा। और इसमें आपके प्रश्न आएंगे 150 प्रश्न ही इसमें आपके आएंगे और ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी कि आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 150 मिनट दिए जाएंगे, 150 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। उसके अलावा आपके टोटल मार्क्स भी यहाँ पर 150 होंगे, यानी कि सभी चीज़ें यहाँ पर आपको 150 की मात्रा में देखने को मिलेंगी। यानी कि 150 मिनट का समय रहेगा, 150 प्रश्न ही रहेंगे और 150 नंबर के ये प्रश्न होंगे। तो आपको हर एक सवाल हल करने के लिए, कहने का ये मतलब है कि आपको हर एक सवाल हल करने के लिए यहाँ 1 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है, जो कि इनफ टाइम है। और इस एग्ज़ाम में आपको पैसेज जैसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, तो 1 मिनट का समय आपके लिए काफ़ी होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से विषय यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, आपके पार्ट 1 में एक जनरल इंग्लिश है और एक है जनरल हिंदी। तो जनरल इंग्लिश, जैसे कि बचपन से ही सब लोग हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ते ही आते हैं अपने स्कूल डेज़ में ही, तो उनमें से कुछ जनरल इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 9 से 12 लेवल के जो भी एक जनरल इंग्लिश ग्रामर होते हैं उनको यहाँ पर उनके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इंग्लिश ग्रामर है उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और जो जनरल हिंदी है ना, जो जनरल हिंदी है उससे भी 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। यानी कि हिंदी और इंग्लिश टोटल मिला करके 10-10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल 20 मार्क्स के आपके पार्ट 1 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट की बारी आती है। तो सेकेंड पार्ट में आपका यहाँ पर सबसे पहले जीके एंड सीए पूछे जाएगा, यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर भी यहाँ पर आपको 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 10 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। इसमें बहुत ही जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान आपका चेक किया जाएगा और करंट अफेयर, ठीक है। तो जब भी वैकेंसी आती है उससे मान लीजिए कि 6 महीने पहले का करंट अफेयर यहाँ पर पूछा जाता है, उसके 6 महीने के दौरान का करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा और ये टोटल 10 मार्क्स के होंगे। फिर आते हैं रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आपको रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पर टेस्ट की जाएगी आपकी, ये भी 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो रीजनिंग भी आपका 10 मार्क्स का यहाँ पर होगा। इसके बाद आता है कंप्यूटर लिटरेसी। तो आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं इसके भी 10 मार्क्स यहाँ पर होंगे और 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड आपको, यानी कि कहने का मतलब आपके कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान चेक किया जाएगा, ठीक है, जो कि 10 नंबर के यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। अब फिर उसके बाद आ जाते हैं पेडागोजी में। अब यहाँ जो पेडागोजी सेक्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 मार्क्स का आपसे पेडागोजी पूछा जाएगा, ठीक है। तो 20 मार्क्स का जो पेडागोजी पूछा जाएगा वो ये मान के चलिए कि जो अगर आपने अपना सीटीटी क्लियर कर लिया है, तो जो सीटीटी में जिस तरह की पेडागोजी पूछी जाती है उससे थोड़ी सी एडवांस लेवल की पेडागोजी यहाँ पर पूछी जाएगी। और यहाँ पर सिलेबस में भी कुछ चेंजेस दिया गया है, तो सिलेबस भी आप यहाँ पर पॉज करके पेडागोजी का सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ चैप्टर्स यहाँ पर जोड़े गए हैं, जैसे कि यहाँ पर करिकुलम को ऐड किया गया है, ठीक है, एजुकेशन एंड करिकुलम। तो करिकुलम का चैप्टर यहाँ पर ऐड किया गया है। इसी तरह कुछ 2-4 चैप्टर और इसमें ऐड किए गए हैं। तो आप लोगों को ये भी सीटीटी के अलावा ये तो कुछ एडवांस चैप्टर यहाँ पर पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये 2 पार्ट मिला करके ये कितने मार्क्स का हो गए, ये 20 मार्क्स के हो गए, उसके अलावा ये 50 मार्क्स के हो गए, यानी कि टोटल यहाँ पर आपके 70 मार्क्स के हो गए। अब बचते हैं 80 मार्क्स, ठीक है।
अब 80 मार्क्स के आपको ये पांचवा यहाँ पर एक सब्जेक्ट कंसर्न करके एक अध्याय यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न में मान लीजिए कि आपके सभी तरह के सब्जेक्ट्स का यहाँ पर सम्मेलन आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल आपका सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ पर 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट कंसर्न वाला जो हिस्सा है उसमें आपको फिर से आपकी हिंदी और इंग्लिश आपको फिर से देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपने पहले उधर हिंदी और इंग्लिश आप लोगों ने यहाँ पर 20 मार्क्स का आप लोगों ने देखा कि हिंदी और जनरल इंग्लिश यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कंसर्न वाला हिस्सा है तो यहाँ पर से फिर से आपको हिंदी प्लस इंग्लिश यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि जनरली 10-10 नंबर के आ ही जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, इसके अलावा एसएसटी आपसे पूछा जाएगा। यानी जितने तरह के भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पर से पूछा जाएगा। कहने का यह मतलब है कि जो केवीएस है वो अपने कैंडिडेट से ये उम्मीद करता है कि उसे हर सब्जेक्ट का ज्ञान हो। चूँकि आप प्राइमरी टीचर बनने वाले हैं, आप पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो वो केवीएस ये चाहता है कि आपको हर सब्जेक्ट का ज्ञान हो, आपको हर सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना आना चाहिए। तो इस वजह से इस तरह का सिलेबस बनाया गया है। अब एक यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये बच जाती है कि इंटरव्यू। तो यहाँ पर 150 मार्क्स के जो हैं हमारे रिटन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। उसके अलावा 60 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू भी लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट लिखित परीक्षा में यानी कि रिटन एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, वो उनको आगे इंटरव्यू लिया जाएगा उनसे, जो कि 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि इंटरव्यू विल बी, जो वेटेज है, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी 85-15, यानी कि कितना का रेशियो होगा, 85 और 15 का रेशियो यहाँ पर होगा। यानी कि जो लिखित एग्ज़ाम यानी कि रिटन टेस्ट का जो वेटेज है वो यहाँ पर 85 का होगा और जो इंटरव्यू का वेटेज है वो 15 का होगा, ठीक है। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि आपके लिखित जो परीक्षा है यानी कि रिटन एग्ज़ाम वो कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इंटरव्यू तो इम्पोर्टेंट है ही। इंटरव्यू में आपके हर तरह के कौशल का यहाँ पर परीक्षण किया जाएगा, जिसके हिसाब से आपको वेटेज उसका 15 रहेगा और लिखित परीक्षा का वेटेज जो है 85 रहेगा। तो आप लोग को दोनों के लिए अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी तैयारी होनी चाहिए अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है तो, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी इसमें आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी पीआरटी में ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया, आज हम लोगों ने पीआरटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। आज ये वीडियो सिर्फ पीआरटी के ऊपर था। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम टीजीटी के ऊपर भी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को देख सकें। तो इसके आगे हम लोग टीजीटी के बारे में भी इसी तरह का एक वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। तो ठीक है, आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारियाँ दी गई उस जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे और आपको पीआरटी से रिलेटेड सभी शंकाएँ आपकी दूर हो गई होंगी, ऐसी उम्मीद है। अगर इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं भी उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही हमारी ये जो स्टडी है ना, एसएसटी एनसीईआरटी की स्टडी यहाँ पर चालू ही है। तो आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो एनसीईआरटी क्लास 7 का यहाँ पर हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी उसको ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी करते चलिए। और जो केवीएस की तैयारी पहले से कर चुके हैं या कर रहे हैं तो अपना रिवीजन भी वो साथ साथ करते चलेंगे। और साथ ही साथ ये सीटीटी वालों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट तो है ही, जो क्लासेस चल रही हैं और रोज़ाना हमारी एनसीईआरटी के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको किस जानकारी पर वीडियो चाहिए, है ना। इसके बाद हम लोग केवीएस टीजीटी के बारे में भी हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे और केवीएस टीजीटी के बारे में हर चीज़, जैसे आज पीआरटी के बारे में हम लोगों ने समझा, वैसे ही टीजीटी के बारे में भी बहुत जल्द हम लोग समझेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।